एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोरियन। आज हम इस चैनल पर गौरी साम्राज्य तथा मोहम्मद गौरी के बारे में अध्ययन करेंगे। जहां पर हम बात करते हैं गौरी साम्राज्य की, तो गौरी साम्राज्य का जो विस्तार था या उसका जो केंद्र था वह उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में था। गौरी साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में था और जो मोहम्मद गौरी है वह यहाँ के संसबनी वंश से संबंधित था। 1155 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण किया तथा गजनी को लूटा। गजनी को लूटने के पश्चात अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी को जला करके नष्ट कर दिया, इसलिए अलाउद्दीन हुसैन का नाम जहांसोज पड़ गया। जहांसोज का जो अर्थ होता है वो होता है विश्व को जलाने वाला। (1163 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन हुसैन का चचेरा भाई जिसका नाम गियासुद्दीन था, वह शासक बना तथा गियासुद्दीन के छोटे भाई का नाम शिहाबुद्दीन था। शिहाबुद्दीन ने 1173 ईस्वी के अंदर गजनी को जीता था तथा इतिहास के अंदर यही शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। यद्यपि शिहाबुद्दीन एक स्वतंत्र शासक था, लेकिन फिर भी वह स्वयं को अपने बड़े भाई गियासुद्दीन के अधीन समझता था। 1203 ईस्वी में गियासुद्दीन की मृत्यु होने के पश्चात मोहम्मद गौरी मुइजुद्दीन की उपाधि धारण करके स्वतंत्र शासक बना। इसके पश्चात हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी के भारत के ऊपर आक्रमण करने के क्या उद्देश्य थे, कि ऐसी कौन से कारण थे जिन कारण मोहम्मद गौरी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। तो जहां पर हम मोहम्मद गौरी के आक्रमण के कारणों की बात करते हैं, तो इसके आक्रमण के जो प्रमुख कारण थे वह निम्न थे। नंबर 1, मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था साम्राज्य की स्थापना करना। दूसरा कारण जो माना जाता है मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का, वह यह माना जाता है कि इस्लाम का प्रचार करना। मोहम्मद गौरी का भारत के ऊपर आक्रमण करने का जो तीसरा कारण माना जाता है वह यह माना जाता है कि यहां से धन की प्राप्ति करना, तथा जो चौथा कारण माना जाता है मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का, यह माना जाता है कि मोहम्मद गौरी ने अपने बड़े भाई गियासुद्दीन से वादा किया था कि वह पूरब की तरफ विस्तार करेगा, अपने साम्राज्य का विस्तार पूरब की तरफ करेगा। इस प्रकार क्या है कि मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण करने के ये 4 प्रमुख कारण माने जाते हैं। मोहम्मद गौरी ने भारत में गोमल दर्रे से होते हुए प्रवेश किया था। गोमल दर्रे से होते हुए मोहम्मद गौरी ने भारत के अंदर प्रवेश किया था। मोहम्मद गौरी का भारत के ऊपर जो पहला आक्रमण माना जाता है वह यह है कि 1175 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था और उस समय मुल्तान पर करमाती मुसलमानों का शासन था। करमाती मुसलमानों का शासन था। मोहम्मद गौरी का 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात के ऊपर आक्रमण किया और इस समय गुजरात का जो शासक था उसका नाम मूलराज द्वितीय था। मूलराज द्वितीय ने माउंट आबू के युद्ध में
मोहम्मद गोरी को पराजित किया। यह मोहम्मद गोरी की भारत के अंदर प्रथम पराजय थी। माउंट आबू के युद्ध के अंदर मूलराज द्वितीय की सेना का नेतृत्व उनकी विधवा माता नायिका देवी ने किया था। 1178 ईस्वी में ही, याद रखना ये इंपोर्टेंट है, 1178 ईस्वी में ही मूलराज द्वितीय की मृत्यु के पश्चात भीम द्वितीय गुजरात का शासक बना। कुछ जगह पर कंफ्यूजन मिलता है कि मोहम्मद गोरी की जो लड़ाई है वह मूलराज द्वितीय से हुई थी या भीम द्वितीय से हुई थी, तो जो सही आंसर है वह मूलराज द्वितीय से हुई थी। लेकिन इसके पश्चात 1178 में ही मूलराज द्वितीय की मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात जो है वह भीम द्वितीय शासक बना था। आइए हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी ने 1188 ईस्वी के अंदर बठिंडा पर आक्रमण किया। बठिंडा पर आक्रमण किया तथा तंवर हिंद के किले पर अधिकार कर लिया। और यही जो मुख्य कारण है वह मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच युद्ध का प्रमुख कारण था। मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच दो युद्ध लड़े गए और इन युद्धों को तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तराइन के युद्ध, तराइन का जो प्रथम युद्ध है वह 1191 ईस्वी के अंदर लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया तथा यहां से भागने पर मजबूर कर दिया। इसके पश्चात मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले, तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, इस युद्ध से पहले अपने एक दूत जिसका नाम किवाम उल मुल्क था, इस किवाम उल मुल्क को पृथ्वीराज चौहान के पास में भेजा अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार नहीं की तथा 1192 ईस्वी के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। और इस द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। जहां पर हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु है उसके संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। जहां पर हसन निजामी ने ताजुल मासिर में लिखा है, हसन निजामी ने ताजुल मासिर में लिखा है कि तराइन के युद्ध में पराजय के पश्चात पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके अजमेर ले जाया गया, जहां पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की अधीनता में कुछ वर्षों तक शासन किया। वहीं पर पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि जिनका नाम चंद्र बरदाई था, उनके अनुसार उन्होंने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि पृथ्वीराज रासो के अंदर लिखा है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजय के पश्चात पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके गजनी ले जाया गया, जहां पर पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी की हत्या के अपराध में उनका वध कर दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु है उसके संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। आगे हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी की विजय की बात करते हैं। तो मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल को चंदावर के युद्ध में पराजित किया। जयचंद गहड़वाल जो है वह कन्नौज तथा बनारस का शासक था। कन्नौज युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी ने गहड़वाल वंश के सिक्कों पर अंकित लक्ष्मी तथा नागरी लिपि को अपना लिया। मोहम्मद गोरी के विरुद्ध
1206 ईस्वी में खोखरों का विद्रोह हुआ। खोखरों का विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को मोहम्मद गोरी ने इल्तुतमिश की सहायता से दबा दिया तथा खोखरों का कत्ल किया। इल्तुतमिश के शौर्य से प्रभावित होकर के मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि वह इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दे। 15 मार्च 1206 ईस्वी में दम्यक नामक स्थान पर सिंधु के तट पर नमाज पढ़ते समय मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गोरी की हत्या का श्रेय खोखरों को दिया जाता है, जबकि कुछ इतिहासकारों ने मोहम्मद गोरी की हत्या का श्रेय करमाकी जाति के शिया मुस्लिमों को दिया है। आगे हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी के सिक्कों की। अगर हम बात करते हैं तो जहां पर हम देखते हैं कि चंदावल के युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल वंश के लक्ष्मी तथा नागरी लिपि को अपना लिया था। उसी प्रकार मोहम्मद गोरी के जो सिक्के मिलते हैं उनमें एक तरफ कलमा खुदा हुआ है तथा दूसरी तरफ लक्ष्मी तथा नंदी की आकृति अंकित की गई है। मोहम्मद गोरी के कुछ सिक्कों के पृष्ठ भाग पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साबी लिखा हुआ मिलता है। मोहम्मद बिन साबी लिखा हुआ मिलता है। 1192 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत में आए तथा बाद में वो अजमेर में बस गए। इस प्रकार आज हमने मोहम्मद गोरी के बारे में जाना। थैंक यू।